हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। मैंने जब ये वीडियो लेक्चर्स बनाने शुरू किए तब लॉकडाउन पीरियड एक्चुअली शुरू हुआ था और मैं अपनी क्लास में बच्चों को फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप करवा चुका था। और जब मैंने लॉकडाउन हो गया तो उन बच्चों के लिए आगे रेगुलर क्लासेस तो कंटिन्यू नहीं हो रही थी, तो मैंने उन बच्चों को ध्यान में रख के वीडियो लेक्चर बनाए। लेकिन बहुत सारे जब यूट्यूब पे चैनल बनाया तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आई, डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी नहीं किया, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। तो इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पे मैं चैप्टर 2 और 1 ये दोनों करवाऊंगा। तो आज हम चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद जल्दी ही आपको चैप्टर 1 भी देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले एक नई टर्म है गुडविल। +1 में हम लोगों ने किया था इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो आज यहाँ पे हम इसका मीनिंग कवर करेंगे, इसके बेसिक फीचर्स इंक्लूड करेंगे, इसके अलावा कुछ टॉपिक और इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज गुडविल? रिमेंबर, गुडविल इट इज ए गुड नेम, रेपुटेशन एंड अ गुड पब्लिक इमेज। इट इज ए गुड नेम, reputation and a good public image gained, or you can say earned, by a business organization after providing services for so many years. So जब कोई एक बिजनेस अच्छी पब्लिक इमेज गेन करता है क्योंकि वो पिछले कई सालों से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बेटर क्वालिटी की, तो नेचुरली उस बिजनेस की एक गुड पब्लिक इमेज बन जाती है। कोई ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वेरियस पार्टीज के साथ डीलिंग बहुत अच्छी है, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, यदि इन सारी पार्टीज के साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं तो वो बिजनेस अच्छी रेपुटेशन एंजॉय करता है। एंड दैट गुड नेम, पब्लिक इमेज और रेपुटेशन earned by a business organization after providing services for so many years, it is called what? Goodwill. So goodwill, it is an intangible assets but not a fictitious asset. कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है बेटा 1 मार्क्स के अंदर, why goodwill is regarded as an intangible asset but not a fictitious asset. हमने तो यहां ऐड किया कि इट इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाई, तो वी हैव टू प्रोवाइड द आंसर फॉर व्हाई आल्सो। गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। व्हाई सो? बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। अब दूसरा पार्ट, व्हाई इट इज नॉट रिगार्डेड एज fictitious asset. Why it cannot be called as a fictitious asset? Because goodwill can be sold for a price, whereas fictitious assets can never be sold. Why fictitious assets cannot be sold? Because it is unwritten amount of losses and expenses. So losses and expense can't be sold, whereas goodwill can be sold for a price. Hopefully you are able to understand the meaning of goodwill. अब इसके बेसिक फीचर्स की बात करें तो what are the basic features? Number 1, it is an intangible fixed asset but not a fictitious asset. ये अभी किया तो ये मीनिंग से ही हमें पता चल गया, it is an intangible fixed asset but not a fictitious asset. Second इसका बेसिक फीचर, it helps in earning large profits. जिस बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी तो नेचुरली कस्टमर भी ज्यादा होंगे, कस्टमर ज्यादा होंगे तो सेल भी ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। तो ये सेकंड क्वालिटी है गुडविल की, इट हेल्प्स इन अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स और यू मे कॉल इट लार्ज प्रॉफिट्स। थर्ड फीचर इज
It is an attractive force which retains not only existing customers but also attract new customers. तो ये एक ऐसी फोर्स है जो इंश्योर करती है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो तो बिजनेस में रहें, प्लस नए कस्टमर्स को भी ये अट्रैक्ट करती है. तो इट इज दैट अट्रैक्टिव फोर्स which brings new customer in the business and retain their existing customers. आगे चलते हैं. फोर्थ, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव इन नेचर. मतलब इवेल्युएटर के ऊपर डिपेंड करेगा, वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करेगा जो गुडविल की असेसमेंट कर रहा है वो किस मेथड को अप्लाई कर रहा है. तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यूअर की, सर्वेयर की, असेसमेंट करने वाले पर्सन की चॉइस पे डिपेंड करेगा वो कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहा है और वो गुडविल की वैल्यू को कैसे निकाल रहा है. तो नेचुरली डिफरेंट इवेल्युएटर आर देयर, देन दे कैन फाइंड आउट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फॉर गुडविल. तो इसलिए ये सब्जेक्टिव इन नेचर है. इट विल डिपेंड अपॉन द इवेल्युएटर मेथड, व्हाट टाइप ऑफ मेथड दे आर अडॉप्टिंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. तो 4 फीचर: इंटेंजिबल एसेट बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स, helps in earning large profits. Third, it is attractive force which not only retain existing customers but also attract new customers. Or fourth, value of goodwill is subjective in nature. It depends on the assessment of the valuer. जो एस्टिमेटर है उसकी असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, इवेल्युएशन पे डिपेंड करेगा कि गुडविल की अमाउंट क्या होगी. आगे चलते हैं. नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल. कब कब गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है या करना पड़ता है. ये एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, प्लस प्रोजेक्ट वर्क के अंदर वाइवा क्वेश्चन में भी एक्सटर्नल एग्जामिनर दे मे रेज दिस क्वेश्चन, दे मे आस्क दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द टाइम व्हेन देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म. तो उसके लिए कुछ चीजें मैंने पॉइंट्स बनाए, सिचुएशंस, ज्यादातर यही रिपीटेड है. नंबर 1, व्हेन देयर इज चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फॉर एग्जांपल, देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C. Earlier they were sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. But say after a period of 2 years they decides that they are going to share future profits in equal ratio. तो पहले रेशियो क्या थी? 3:1. अब रेशियो क्या होगी? 1:1:1. तो जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर म्यूचुअली आपसी सहमति से वो डिसाइड करते हैं कि रेशियो को बदल देना है, देन इट बिकम नेसेसरी दैट गुडविल मस्ट बी कैलकुलेटेड. दूसरा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. 3 पार्टनर थे ABC, तो उन्होंने डिसाइड किया आफ्टर 1 ईयर क्यों ना D कोई पर्सन है उसको आउटसाइडर है उसको एज ए पार्टनर एडमिट कर दिया जाए. तो जब भी नया पार्टनर एडमिट होएगा तब भी नेसेसरी है कि गुडविल कैलकुलेट की जाए. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. 3 पार्टनर थे ABC, मान लो B कहता है मैंने छोड़ के जानी है फर्म, तो उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे भी बिकम नेसेसरी कि गुडविल कैलकुलेट की जाए. ऐसे ही एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे भी नेसेसरी होता है कि फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाए. इसके अलावा व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मींस जब कोई हम रनिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उस टाइम पे भी फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है. और लास्ट, when 2 or more firms amalgamate. What does it means? Amalgamate means 2 different firm वो मिलके एक नया पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर लेते हैं, that is called amalgamation. मिलके चलाना. तो at that time also it become necessary that the value of goodwill must be calculated. तो कितनी सिचुएशन हमने डिस्कस की बेटा? 6. कौन कौन सी? when partner mutually decides to change their existing profit sharing ratio, number 1. Number 2, whenever admission of a new partner is made, it becomes necessary to calculate goodwill. Number 3, at the time of retirement of a partner. Number 4, at the time of death of a partner. Number 5, whenever an existing or running business is sold off. And number 6 and last, when 2 or more firms they amalgamate their business.
गेटिंग? आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मैंने इसके अंदर नियर अबाउट 6-7 पॉइंट्स दिए हैं और ये 6-7 पॉइंट्स हैं, ये हमारे थ्योरेटिकल पार्ट के क्वेश्चन को कवर करते हैं। कई बार एग्जाम में वो यही पूछते हैं, गिव एनी 2 फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। कई बार उन्होंने नाम मेंशन किया होता है कि ये वाले फैक्टर्स का बताओ कि इनका गुडविल की वैल्यू के ऊपर क्या असर होता है। तो उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड कर लिया है। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स। नंबर 1, एफिशिएंट मैनेजमेंट। If the management of a particular firm is competent, experienced, intelligent, so naturally they will be able to earn huge profits. And if profits are increasing, naturally that business will enjoy huge amount of reputation. Their goodwill will also be increased. Second point, ideal location. If a partnership firm is situated at prominent places, at reputed area, at you can say busy market, naturally that business will enjoy huge amount of reputation as compared to those firms which are situated in unknown area or at far away places. Clear? Third, quality of the product, goods sold or services provided. If the goods which are sold by the firm, they are of best quality and they are sold at a reasonable prices or fair prices, naturally that business will enjoy huge amount of reputation, so the value of goodwill will be higher. Next, fourth point is dealing with various parties. Every business organization, they deal with large number of parties. That parties may be banking institution, may be government, may be customer, may be employees, may be suppliers. If firm is having cordial relations with all these parties, it will result into increase in their reputation or increase in their good public image. So that firm which is having you can say fair dealing with various parties, good or cordial relations with various parties, that firm will enjoy good amount of reputation. आगे चलते हैं, favorable contracts. If a firm has signed long-term projects, long-term contracts with various firms on favorable terms, तो उस फेवरेबल प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट भी फर्म को मिलता है, उसकी रेपुटेशन भी हायर होती है। नेक्स्ट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स किससे रिलेटेड? मे बी फॉर सेल ऑफ गुड्स और फॉर मे बी फॉर परचेज ऑफ गुड्स। आगे चलते हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। दोज बिजनेस फर्म इन विच ग्रेटर रिस्क इज इन्वॉल्व, दैट बिजनेस फर्म विल एंजॉय लेसर अमाउंट ऑफ रेपुटेशन। और वो फर्म जिनके अंदर बिजनेस क्वाइट सेफ है, रिस्क कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो उस फर्म के अंदर गुडविल की अमाउंट ज्यादा होगी। एंड लास्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर सेलिंग। इफ पार्टनरशिप फर्म इज सेलिंग सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज लार्जली डिमांडेड इन द मार्केट, तो नेचुरली supply is lesser and their demand of their products is quite large, that firm will enjoy huge amount of reputation. So I hope you are able to understand. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल पोर्शंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।